नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ का जो प्रश्नोत्तर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना वक्त को बर्बाद किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहली बार जब लता मंगेशकर की आवाज़ को लेखक ने सुना तो इन्हें एक विचित्र सा अनुभव हुआ। इन्हें लगा कि एक अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय आवाज़ इनके कानों में पड़ी है। और तब जब पूरी तरह गाना समाप्त हुआ, गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया, तब जाकर के इन्हें पूरी समझ में आई कि अपने पिताश्री के महान कदमों पर चलते हुए उनकी बेटी ने गायकी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर दिया है। वह आवाज़ अद्भुत थी, बेहद मोहक, मधुरता से परिपूर्ण, रस और श्रृंगार का संगम थी। तो महान लेखक श्रीमान कुमार गांधर्व जी उस आवाज़ से बहुत प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए कि मन में उनके इच्छा जगी कि इनके साथ संगति करने का अवसर मिले तो कितना अच्छा हो। ये दूसरा प्रश्न, लता मंगेशकर ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पठित पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लेखक ने लता मंगेशकर को नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित करने का श्रेय दिया है। लेखक का कहना है कि इनके पहले भी महिला गायिकाओं में नूरजहां का नाम आता था। उनका भी गाने का तरीका बहुत अच्छा था, मोहक था, लेकिन उनमें एक नशा जैसा प्रभाव था। लता की आवाज़ में एक सुरीलापन तो था ही, एक कोमलता थी, एक बाल सुलभ नैसर्गिक प्रतिभा थी। इनमें एक श्रृंगार था जो निश्चल था, निर्मल था। तो इस प्रकार से लता इतना मशहूर हो गई कि वो आज जब बच्चे गांव में, शहर में उनके गानों को सुनते हैं तो उनको भी उसी तरह से लयपूर्ण गाने की प्रेरणा मिलती है। तो जैसे जैसे लता की लोकप्रियता बढ़ती गई समाज में, संगीत की भी लोकप्रियता बढ़ी और लोग उन्हीं की तरह गाने का प्रयास करने लगे। क्योंकि जीवित व्यक्तित्व उदाहरण होता है सबसे बड़ा उदाहरण होता है जीवित व्यक्तित्व। लता जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और वो इतना सुंदर गाती हैं कि देश ही नहीं विदेश में भी उनके नाम हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको फैंस हैं। तो ये संगीत की लोकप्रियता बढ़ाने में, उनका प्रसार करने में, अभिरुचि के विकास में लता जी का योगदान बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से लेखक का यह कहना सही है, इसे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तीसरा प्रश्न, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? आप दोनों में किसे बेहतर मानते हैं और क्यों? उत्तर दें। शास्त्रीय संगीत जैसे पढ़ाई में व्याकरण होता है, उसी तरह से संगीत के क्षेत्र में व्याकरण के रूप में शास्त्रीय संगीत को स्वीकार किया जाता है। लेकिन व्याकरण से ही लेखन नहीं होता, व्याकरण से ही कविता और कहानी या नाटक नहीं लिखे जाते। उसके लिए अलग से प्रतिभा की ज़रूरत होती है। तो चित्रपट संगीत वही है, यह संगीत की व्याकरण से ऊपर का है। अर्थात चित्रपट संगीत जो संगीत का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन करना, इसकी अवधारणाओं को पूर्ण करता है। इसकी जो शर्तें हैं उसे पूरा करता है चित्रपट संगीत। अगर वह मोहक नहीं होगा, वह लोकप्रिय नहीं होगा, तो उसे लोग देखेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं। तो जो उद्देश्य है बनाने वाले का, तो उसका वह संपूर्ण हो नहीं पाएगा। तो इसलिए शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में यह अंतर हुआ कि शास्त्रीय संगीत व्याकरण के नियमों पर आधारित है, यह मौलिक अवधारणाओं को लेकर चलता है, यह परंपरावादी होता है। जबकि चित्रपट संगीत लोकप्रिय मानदंडों को स्वीकार करता है, यह नित्य नए
माहौल में बदलता रहता है, यह परिवर्तनशील है, यह गतिमान है, यह ज़्यादा प्रभावी है। तो जहाँ तक सपोर्टर्स की बात है, समर्थकों की बात है, तो चित्रपट संगीत के समर्थकों की संख्या स्वाभाविक रूप से शास्त्रीय संगीत के समर्थकों से ज़्यादा होती है। तो कहने के लिए कहा जा सकता है कि ज़्यादा जनमत चित्रपट संगीत के पक्ष में नज़र आता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत अगर ना हो तो संगीत में डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा। इसलिए दोनों का ही महत्व है। जहाँ तक ज़्यादा और कम लोकप्रिय होने की बात है, तो चित्रपट संगीत निश्चित रूप से ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि वह फल खाने जैसा है, जबकि शास्त्रीय संगीत पेड़ लगाने जैसा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के कथन की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? साथ ही उन्होंने लता मंगेशकर के गायन के किन दोषों की चर्चा की है? लता मंगेशकर के गायन की विशेषता है कि वो जनप्रिय लोकप्रिय आवाज़ प्रस्तुत करती हैं। उनके गाने निर्मल होते हैं, उनके गाने ईश्वरीय होते हैं, उनके गानों में सादगी होती है, उनके गाने जो होते हैं वो मनमोहक होते हैं। और लता मंगेशकर का जो गाना है वह संगीत का जो मूल उद्देश्य है जनमानस को मनोरंजन प्रदान करना, इस अवधारणा को संतुष्ट करता है। तो इसलिए लता मंगेशकर की ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनमें दोष भी बताए गए हैं। ये श्रीमान कुमार गंधर्व ने उनमें कुछ दोष बताए हैं। वो दोष ये है कि वो उच्च ताल में गाती हैं। उच्च ताल का मतलब है कि कभी कभी उनको अनावश्यक रूप से जोर से गवाया जाता है। तो ये श्रीमान जी का कहना है, लेखक महोदय का, कि ये उनमें एक कमी है। दूसरी कमी ये है कि वो शास्त्रीय अवधारणाओं से कुछ आगे निकल जाती हैं। तो शास्त्रीयता की दृष्टिकोण से लोग ये कहते हैं कि उनमें वो टिकाऊपन नहीं है। लेकिन जब इतने दिनों से कोई गायिका महानता के शिखर पर हो और पूरे विश्व में जिसकी धाक हो, तो अब उसमें कहने के लिए कुछ बाकी रह नहीं जाता है। तो निश्चित रूप से जो दोष हैं लता मंगेशकर के गानों में, वह चांद में दाग खोजने के बराबर है, आसमान में छेद खोजने के बराबर है। निश्चित रूप से उनकी विशेषताएं उनके दोषों से कहीं ज़्यादा और महत्वपूर्ण एवं प्रभावी हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, सुधारे हैं। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? संगीत में पहले शास्त्रीय संगीत का ही बोलबाला हुआ करता था, लेकिन ये लता मंगेशकर जैसे गायिकाओं और गायकों के बल पर यह लोकप्रियता को प्राप्त किया। तो संगीत में फिल्मी संगीत के आने से लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि हमारे कान बिगड़ गए हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि नहीं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत सुनने के लिए लोगों को मिलते हैं। इससे उनके कानों को सुधरने का मौका मिला है। बहुत तरह के आप जब घूमेंगे, आप जब बाहर जाएंगे, दुनिया देखेंगे, तो आपका ज्ञान बढ़ता है। इसी तरह से जब फिल्मों के जरिए, चित्रपट के जरिए हम लोग फिल्म गीतों को सुनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत का अनुभव करते हैं, तो हमें संगीत और गीत का ज्ञान भी ज़्यादा होता है, बढ़ता है। तो इससे हमें फ़ायदा होता है। तो कहने का अर्थ कि चित्रपट संगीत ने इतने विभिन्न प्रकार के संगीत प्रस्तुत किए हैं कि हमें चॉइस करने का मौका मिला है, चुनने का मौका मिला है। तो यह कहा जा सकता है चित्रपट संगीत से लोगों के कान बिगड़े नहीं, सुधरे हैं। प्रश्न संख्या 6 यह है, चित्रपट संगीत की प्रसिद्धि के क्या कारण हैं? तो चित्रपट संगीत की प्रसिद्धि के कारण उनकी लोकप्रियता से संबंधित है। वे इतने लोकप्रिय होते हैं कि लोग उनको सुनते ही सुनते हैं। मूल कारण है उनका गानपन होना। उसमें गानपन होता है। गानपन का मतलब है सुनने वाले को संतुष्टि प्रदान करना, सुनने वाले को स्वच्छ एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना। तो गानपन के कारण जो संगीत का या गीत का मुख्य अर्थ है, मुख्य उद्देश्य है, के कारण ही चित्रपट संगीत लोकप्रिय हुआ है। जो लता मंगेशकर के गीतों में भी हम लोगों को देखने को मिलता है।
यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल यही सही बात है कि चित्रपट संगीत की लोकप्रियता ऐसी हुई कि लोग उनको सुनते हैं, फिल्मों की तरफ जाते हैं। अगर वे नहीं जाते तो फिल्में चलती ही नहीं, और फिल्मों की तरफ लोग जाते हैं चित्रपट संगीत के कारण ही, क्योंकि बहुत सारे फिल्मों में गीत इतने अच्छे होते हैं, इतने मधुर एवं मोहक होते हैं कि लोग फिल्म देखने सिर्फ संगीत सुनने के लिए ही जाते हैं। ऐसे बहुत सी फिल्में बनी हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चित्रपट संगीत की प्रसिद्धि के कारण चित्रपट संगीत की प्रसिद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनका लोकप्रिय होना। निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, यह स्वाभाविक ही है। यह कथन लेखक ने लता मंगेशकर के विषय में कहा है। जो लता मंगेशकर की आवाज़ कोयल की तरह है, और बराबर किसी को अगर कोयल की आवाज़ सुनने को मिले तो वह कोयल जैसा अनुकरण करता है। तो निश्चित रूप से लता मंगेशकर जैसी महान गायिका की आवाज़ सुनने के लिए लोगों को मिले तो लोग उसका अभ्यस्त हो जाते हैं और वह उनके खून में शामिल होने लगता है। धीरे धीरे उनकी जीवन शैली उसी से निर्धारित होने लगती है, उनके गाने का तरीका भी उससे प्रभावित मालूम पड़ता है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है जैसी करनी जैसी संगति, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी संगति होती है वैसा ही व्यक्ति हो जाता है। अगर हमें दिन रात लता मंगेशकर के गीत सुनने को मिलें तो निश्चित रूप से हमारे मुंह से भी कुछ वैसे ही स्वर फूटेंगे। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन मतलब ओरिजिनलिटी, जो संगीत का मूल अर्थ है, गानपन। अगर वह गानपन मौजूद है गीत में तो वह गीत है। गानपन का मतलब गीत का वह उद्देश्य जिससे सुनने वाले को संतोष मिलता है, सुनने वाले को स्वस्थ एवं स्वच्छ मनोरंजन प्राप्त हो, उसको संतुष्टि प्राप्त हो, कुछ अच्छा सुनने का एहसास हो। यही गीत का मुख्य उद्देश्य है। तो लता जी का संगीत, लता जी का गीत जो है वह गानपन से ओतप्रोत है। तो निश्चित रूप से उसमें 100% गानपन है लता जी के गीतों में, इसमें कोई शक नहीं। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। लोग फिल्मों को देखते हैं तो उनमें उन्हें एक आदर्श प्रस्तुत करता हुआ मालूम पड़ता है। तो फिल्मों के उद्देश्य को देखकर व्यक्ति प्रभावित होते हैं, उनके डायलॉग्स लोगों को याद रहते हैं। उसी तरह से उसका कोई अच्छा सा गीत, कोई मधुर संगीत, वो भी लोग नहीं भूलते। निश्चित रूप से चित्रपट संगीत ने समाज में संगीत को लोकप्रिय बनाया है, संगीत विषयक अभिरुचि को प्रभावित किया है। आज जितना स्कोप फिल्मों के चलते, जितना अवसर गीत गाने वालों को मिला है वह पहले संभव नहीं था। तो निश्चित रूप से चित्रपट जगत ने संगीत के लिए भी बहुत बड़ा माहौल खड़ा किया है, वातावरण तैयार किया है, मंच प्रदान किया है। निश्चित रूप से चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। ऊंची पट्टी में गायन से आप क्या समझते हैं? कभी कभी अनावश्यक ऊंची आवाज़ में गाना, जोर से गाना, ये ऊंची पट्टी में गाने से मतलब है। ये तो कहने का अर्थ कि कभी कभी निर्देशक जो होते हैं फिल्मों के गीतों के, तो वो गायिकाओं को प्रेरित करते हैं कि जो ज़रा ऊंची आवाज़ में गाएं, क्योंकि ऊंची आवाज़ का प्रभाव कुछ ज़्यादा होता है। हालांकि कभी कभी वह सुनने में कुछ बेतुका मालूम पड़ता है। लता मंगेशकर के विषय में ये बात तो नहीं है जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन उनके आलोचक ये कहते हैं कि लता मंगेशकर से ऊंची पट्टी में ज़बरदस्ती गवाना ठीक नहीं है या ठीक नहीं लगता। 9वां प्रश्न संख्या 9, लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ हैं। लेखक के इस कथन पर आप अपना विचार प्रस्तुत करें। मैं भी मानता हूँ निश्चित रूप से लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ हैं। उनके पहले नूरजहां इस क्षेत्र में मशहूर हुआ करती थीं, लेकिन लेखक का भी कहना है कि उनके गायन में एक प्रकार का नशा मिलता है जो सुनने वाले को उन्मुक्त बना देता है। तो ये नशापन जो है वह लता मंगेशकर के गीतों में नहीं मिलता है। लता मंगेशकर के गीत निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, पवित्रता से ओतप्रोत होते हैं। तो
निश्चित रूप से लता मंगेशकर की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। वो अब तक की भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में माना जाए लोकप्रिय संगीत में, लोकप्रिय गीत गाने में वह नंबर 1 है, बेजोड़ हैं और द्वितीय हैं। गानपन से क्या आशय है? गानपन से आशय है कि गीत गाने का मतलब है सुनने वाले को मधुरता प्रदान करना, उसको संतोष और सुकून प्रदान करना, उसका स्वस्थ और स्वच्छ मनोरंजन करना। तो किसी भी गीत का अर्थ यही है। अगर कोई गीत हमें कान में शोर पैदा करे और असहज बनावे तो वह गीत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो गानपन का आशय है कि जनता का, सुनने वाले का स्वस्थ एवं स्वच्छ मनोरंजन करना, उन्हें शांति और सुकून प्रदान करना, जो किसी भी गीत का, किसी भी कला का अर्थ है। तो यही है गानपन का आशय। लगातार अभ्यास करने से यह होता है। लगातार बोलने से भी आप अच्छा बोल पाते हैं। अभ्यास से ही सब कुछ होता है। कड़ी ठीक है, तो इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। ये प्रश्न, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़ा जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। संगीत का क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें प्रयोग की असीम संभावनाएं हैं। कितने तरह के गीत लिखे जा सकते हैं। कोई एक इसमें ऐसा हो नहीं सकता है जो कहे कि मैं ही संपूर्ण हूँ। इसमें हमेशा नयापन के खोज की संभावना की गुंजाइश है। आप इसमें हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जो नयापन देने की जगह बचती है वह संगीत के क्षेत्र में असीम है। दूर दूर तक संभावनाएं हैं कि आप बेहतर से बेहतर रचनाएं प्रस्तुत करें, जिससे लोगों का मनोरंजन हो और कला के क्षेत्र में आपका योगदान हो। तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। यह अलक्षित है, कोई लक्ष्य इसका निर्धारित नहीं है। यह कहाँ तक जाएगा कोई निश्चित बता नहीं सकता है। असंशोधित है, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। आप अपने मन से, अपनी तरह से प्रस्तुत कर सकते हो। शर्त यह है कि वह लोकप्रिय हो, वह लोग उसे स्वीकार करें। तो और उसके पास है अदृष्टिपूर्व, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब पहले जो होता रहा है हूबहू वैसा ही अगर आप करेंगे तो आप बेजोड़ नहीं माने जाएंगे। बेजोड़ होने का मतलब है जो पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा, सुनाई नहीं पड़ा, वैसा यदि हो जाए तो समझिए कि आपने बेहतर कलाकृति पैदा की, प्रस्तुत की। तो चित्रपट के लोग, फिल्मी जगत के लोग इन संभावनाओं को तलाशते हैं और नई फिल्मों में वे जोश खरोश से लग जाते हैं कुछ नया बेहतर करने के लिए। घर घर में गाने वाले पहले के बच्चों और आज के बच्चों के गान में कुमार गंधर्व अंतर देखते हैं। ये बताना है आपको क्या अंतर है। तो पहले के बच्चे जो गाते रहे होंगे वो, और आज के बच्चे लता मंगेशकर जैसी गायिकाओं के गीत सुनते हैं। आज फिल्मी जगत का जो गीत संगीत का वातावरण है वो हर व्यक्ति के जीवन में घुल मिल गया है। तो अब निश्चित रूप से लगातार अच्छे और मोहक गीत सुनने से लोगों को गाने का मन भी करता होगा। तो बच्चे भी अब गली शहर में, मोहल्ले में अगर गाते हैं तो वे भी सुर ताल के साथ गाते हुए मालूम पड़ते हैं। कुमार गंधर्व ने कहा कि संगीत का वातावरण बनने से, बहुत सारे गायकों गायिकाओं के आने से यह माहौल बना है, अच्छे और मधुर संगीत सुनने को मिलते हैं। तो जाहिर है कि बच्चे भी जो पहले गाते थे उससे बेहतर गाते हैं। यही कहना है श्रीमान लेखक कुमार गंधर्व का। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यह पाठ के आसपास है तो आसपास का प्रश्न आप खुद करेंगे। अब आते हैं ये व्याकरण के प्रश्न। व्याकरण के प्रश्न में भाषा की बात करेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों के समास पहचानें। समास पहचानना है, समास। तो समास के लिए भी मेरा अलग से वीडियो बनेगा, आप उसे देखते रहेंगे, देखेंगे। और प्रश्न में जो दिया है पाठ के अंत में मैं उसका प्रश्न उत्तर कर देता हूँ। निम्नलिखित शब्दों के समास पहचानें। नन्हे मुन्ने, नन्हे मुन्ने में दोनों शब्द
महत्वपूर्ण हैं तो उन्हें बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व सितार वादक है तत्पुरुष समास। त्रिवेणी द्विगु समास। अनाकर्षक तत्पुरुष नई समास। लोकप्रिय भी तत्पुरुष समास है। शताब्दी तत्पुरुष। घर घर अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित शब्दों में कौन से उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं ये बताना है। अद्वितीय में अ लगा हुआ है। सुप्रसिद्ध में सु लगा हुआ है। अभिरुचि में अभी लगा हुआ है। अभी ये सु और इसमें अ, और इसमें पूर्ण में स लगा हुआ है। स संपूर्ण, तो सम ये है और पूर्ण है तो सम हुआ उपसर्ग। सुसंगत सु। नवनिर्मित नव। प्रतिध्वनि प्रति। अलक्षित अ। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बतावें। प्रकृति बताना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। यह है संयुक्त वाक्य। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। यह भी है संयुक्त वाक्य। ये भी संयुक्त वाक्य। इन सब का श्रेय लता को ही है। यह है सरल वाक्य। सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। ये संयुक्त नहीं, इसको कहेंगे मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य पढ़ाएंगे। वाक्य का अलग से बनावट उसकी कैसी होती है उसमें चर्चा करेंगे डिटेल में। बोलने में मिस्टेक हो गया है। यह है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्वर किसका है, तो यह है मिश्र वाक्य और यह भी है मिश्र वाक्य। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। यह भी है मिश्र वाक्य। इन सब का श्रेय लता को ही है। यह है सरल वाक्य। ये सरल वाक्य। मिश्र वाक्य सरल वाक्य। ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का यह है, तो ये भी है आपको मिश्र वाक्य। कितना बड़ा हमारा भाग्य। यह है सरल वाक्य। ठीक। अब ये निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा और विशेषण छांटें। छांटना है कि संज्ञा कौन है, विशेषण कौन है। रेडियो संज्ञा है। स्वर संज्ञा है। कोमल विशेषण है। आवाज़ संज्ञा है। प्रसिद्ध विशेषण है। मिठास संज्ञा है। मनुष्य संज्ञा है। मनुष्यता यह भी संज्ञा है। संगीत संज्ञा है। त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी आपको ये अगर नाम हो जाए किसी का तो संज्ञा है। ऐसे त्रिवेणी संगम पर मैं गया था तो वहाँ पर विशेषण है। त्रिवेणी संज्ञा और विशेषण दोनों के रूप में यूज होगा। राजस्थान ये संज्ञा है। पागल वह पागल है। एक पागल जा रहा था, यहाँ पर संज्ञा है, लेकिन मैंने एक पागल आदमी देखा तो यहाँ यह विशेषण हो गया। तो पागल का यूज आपको प्रयोग ये विशेषण और संज्ञा दोनों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने किया। व्याकरण के लिए मेरा सीरियल भी बनता है। सीरीज बना रहा हूँ एक्सरसाइज का और पढ़ा भी रहा हूँ। अलग से ही बनाऊँगा वीडियो। ये मैंने ये पाठ के अंत में था, इसका समाधान किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नहीं भी आएगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और आगे का वीडियो का इंतज़ार करेंगे। फिर मिलेंगे अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।